गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब ठीक ठाक है? घर पे पढ़ाई करते रहना नियमित रूप से। बोर्ड कक्षा हैं वो भी इसी माह में पूरी होने जा रही है। जो 11th क्लास के बच्चे 12th में हैं उनको अपने सिलेबस के प्रति बहुत ही गहनता से अध्ययन करना है, क्योंकि विधिवत क्लासेज नहीं होने के कारण आपको कठिनाई महसूस हो रही है। साथ में ही गुरुकुल स्कूल के जिन विद्यार्थियों के पास अभी तक ये सूचना नहीं मिली है ऑनलाइन क्लास की, तो जो पास आउट आपको बताए गए हैं वो अपने साथियों को बताएं और जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थियों को जोड़ें। जैसा कि क्लासेज चल रही है, 11th क्लास में आपको ये टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। कुछ बच्चों की आवश्यकता अनुसार इन टॉपिकों को दोबारा रिवीजन चल रहा है। जब नया चैप्टर आएगा वो टू द पॉइंट चलेगा। तो आज टॉपिक है युग्मक जनन। युग्मक जनन ये जूलॉजी का टॉपिक है। तो सबसे पहले परिभाषा डेफिनेशन देखेंगे। युग्मक, गैमेटोजेनेसिस, ये गैमेट्स है जिसको युग्मक कहते हैं। तो युग्मक की परिभाषा लिखना, युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, अपनी बुक्स को आप पास में रखिए। 11th क्लास में 12वीं का जो सिलेबस कराया हुआ है उनकी कॉपी आप अपने पास रखिए और उसके अकॉर्डिंग आपको चलिए। जो जो प्रॉब्लम है जिन टॉपिकों में वो आप हमें सूचना कीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से, तो उसी के अनुरूप आपकी हेल्प होगी। युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, युग्मक दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज नर युग्मक, सेकेंड इज मादा युग्मक। ठीक है, युग्मक की परिभाषा देखिए। फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने युग्मक का डिवाइडेशन किया तो युग्मक दो प्रकार के हैं। फर्स्ट नर युग्मक और सेकंड मादा युग्मक। अब नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? तो आप लिखोगे वर्षण, टेस्टिस। नर युग्मक का निर्माण कहाँ हुआ? वर्षण में। और मादा युग्मक का निर्माण कहाँ हुआ? अंडाशय में। कहाँ हुआ? अंडाशय। अब ये जो वर्षण है, ये वर्षण ये नर जनन की इकाई होती है। वर्षण क्या हुआ? नर जनन की इकाई। और अंडाशय ये मादा जनन की इकाई होती है। ठीक है, अब वर्षण के अंदर वर्षण के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। तो नर युग्मक यहां पर हम किसको कहेंगे? नर युग्मक यहां पर हम शुक्राणु को कहेंगे। किसको कहेंगे? शुक्राणु को। तो वर्षण के अंदर शुक्र जनन क्रिया होती है और अंडाशय में अंड जनन क्रिया होती है। जब वर्षण में शुक्र जनन क्रिया हुई तो शुक्र जनन क्रिया के दौरान शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण वर्षण की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं द्वारा होता है। कौन सी कोशिकाओं द्वारा? जनन एपिथेलियम कोशिकाओं द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु
गतिशील, कशाव्य व अगुणित संरचना होती है। ये इसकी विशेषता है। वर्षण की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु का निर्माण हुआ। अब शुक्राणु गतिशील है, कशाव्य है, वह अगुणित संरचना है। मानव में शुक्राणु चम्मचनुमा आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं? चम्मचनुमा आकार के होते हैं। यदि हम शुक्रजनन क्रिया अलग अलग जीवों के अंदर देखेंगे तो सभी जीवों में शुक्राणु का निर्माण होता है, लेकिन उसकी आकृति सभी में अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम केवल मानव का अध्ययन कर रहे हैं, तो मानव में शुक्राणु की आकृति कैसी है? चम्मचनुमा। ठीक है। इस प्रकार अब एक चम्मचनुमा जो संरचना है शुक्राणु, उसका डायग्राम देखेंगे। अपने रफ कॉपी के अंदर डायग्राम को अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि बोर्ड पेपर के अंदर कई बार शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र 2 अंक का पूछा गया है। केवल नामांकित चित्र 2 अंक का पूछा गया है, तो इसका अच्छा डायग्राम बनाइए। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। डायग्राम नरयुग्मक शुक्राणु की संरचना। सबसे ऊपर भाग एक्रोसोम, क्या कहेंगे इसको? एक्रोसोम। केंद्रक, और केंद्रक में है जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ। ये बिंदु समीपस्थ तारक केंद्र होती है, ये दूरस्थ तारक केंद्र होती है। यहाँ पर 2 तारकाएं हैं। जो केंद्र के नज़दीक होगा उसको समीपस्थ तारक केंद्र कहते हैं, जो केंद्र से दूर होगा उसको दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ये शीर्ष भाग कहलाता है, जिसको हेड पार्ट भी कहते हैं या इसको सिर भी कहते हैं। शुक्राणु का सिर, शुक्राणु का शीर्ष भाग, शुक्राणु का हेड। ये जो पार्ट होता है ये मिडिल पार्ट है, जिसको मध्य भाग कहते हैं।
ये जो पार्ट है इसको पूंछ टैल कहते हैं। तो शुक्राणु का डायग्राम सुंदर और साफ अपनी कॉपी में बना के देखिए। उसके बाद में इस डायग्राम को नामांकित कीजिए। मध्य भाग के अंदर असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जीवद्रव्य उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जीवद्रव्य उपस्थित होता है जिसको मेंचेट कहते हैं। और जीवद्रव्य के चारों तरफ जीवद्रव्य कला उपस्थित होती है जिसे निबेन ब्रन कहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक स्ट्रक्चर मध्य भाग के अंदर बनती है। अब देखिए ये जो डायग्राम, ये शुक्राणु की संरचना है। ये शुक्राणु मानव का है। इस शुक्राणु की आकृति चम्मचनुमा है। शुक्राणु की आकृति कैसे हुई? चम्मचनुमा। ये नरयुग्मक है। इसकी उत्पत्ति वर्षण में होती है और वर्षण में जनन एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं से शुक्र जनन क्रिया के तहत, शुक्र जनन प्रोसीजर के तहत इस शुक्राणु का निर्माण होता है। ये शुक्राणु गतिशील है, गमन करता है तरल माध्यम में पूंछ की सहायता से। तो ये गतिशील है, अगुणित संरचना है और कसाब युक्त है। इसकी पूंछ को ही हम कसाब कहते हैं। बायोलॉजी के अंदर कई जगह पढ़ते हैं, बैक्टीरियाओं का अध्ययन करते हैं, अन्य छोटे जीवों का अध्ययन करते हैं, तो कई जगह शब्द आता है एक कसाबीय, द्विकसाबीय। तो द्विकसाब का मतलब जिसमें दो पूंछ पाई जाती है। जैसे युगलिना होता है, फॉर एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर ये संरचना है, तो ये कैसा हुआ? द्विकसाबीय। तो यहाँ पर हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल बताया। तो एक कसाब जिसमें एक ही पूंछ पाई जाती है उसको एक कसाबीय मोनोफ्लेजेट बोलते हैं उसको। तो ये जो शुक्राणु है इसका सबसे ऊपर भाग जो गोल आकृति का है, सबसे मोटा दिखाई देता है, उसको हम हेड भाग कहते हैं, उसको शीर्ष भाग कहते हैं। इस शीर्ष भाग के ऊपर एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम गोल्जी काय का बना होता है, गोल्जी बॉडी। एक्रोसोम किसका बना होता है? गोल्जी काय का बना होता है। इसके मध्य में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है। आनुवंशिक पदार्थ में डीएनए व स्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। इसके केंद्रक भाग में डीएनए व स्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। जल की मात्रा लगभग नगण्य होती है इसके अंदर, जल की मात्रा नगण्य होती है और इसका अधिकांश पार्ट के अंदर इसको घेरे रहता है और आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और स्टोन प्रोटीन इसमें उपस्थित होती है। इसके हेड भाग के बाद में जो लंबी संरचना दिखाई दे रही है जिसको मिडिल पार्ट, मध्य भाग कहते हैं, इसमें असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का स्टोर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को एटीपी के रूप में स्टोर करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को संग्रहित करता है और जैसे ही शुक्राणु अपनी क्रिया करता है, गमन करता है या अन्य एक्टिविटी करता है तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया इसको प्रदान करता है। तो यहाँ पर मध्य भाग में अधिक मैक्सिमम जो संख्या है, असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर उपस्थित होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके बाहर एक जीवद्रव्य उपस्थित होता है। जीवद्रव्य, उस जीवद्रव्य जो उपस्थित होता है उस स्ट्रक्चर को हम मेंचेट कहते हैं
और जीवद्रव्य के बाहर एक जीवद्रव्य कला और उपस्थित होती है जिसको निवेन ब्रन कहते हैं, क्योंकि निवेन ब्रन नामक साइंटिस्ट ने इसकी संरचना को खोजा था, इसकी संरचना का अध्ययन किया था, इसलिए उसका नाम निवेन ब्रन पड़ गया। मध्य भाग और शीर्ष भाग के बीच में, शीर्ष भाग और मध्य भाग के बीच में तारक केंद्र उपस्थित होता है। इस तारक केंद्र को समीपस्थ तारक केंद्र कहते हैं। दूसरा, पूंछ भाग और मध्य भाग के बीच में दूसरा तारक केंद्र उपस्थित होता है, इसको दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। इस दूरस्थ और समीपस्थ तारक केंद्र का जो नामकरण है वो केंद्र को आधार मान के दिया गया है। जो तारक केंद्र केंद्र के समीप है इसको तो हम कहते हैं समीपस्थ तारक केंद्र, और जो तारक केंद्र केंद्र से दूर होता है उसको बोलते हैं दूरस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ तारक केंद्र विदलन का कार्य करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब अंडाणु और शुक्राणु का फ्यूजन हो जाता है, अंडाणु और शुक्राणु का केंद्रक संलयन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है, तो उसमें विदलन क्रिया होती है। तो इस विदलन क्रिया को कौन करता है? समीपस्थ तारक केंद्र विदलन क्रिया को पूर्ण करता है। जबकि दूरस्थ तारक केंद्र है वो पूंछ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पूंछ का निर्माण करता है। तो यहां पर दोनों तारक केंद्र के एक के कार्य हैं। समीपस्थ तारक का निषेचन के बाद में विदलन कार्य को पूर्ण करता है और दूरस्थ तारक केंद्र पूंछ को निर्मित करता है। ये इसका मध्य भाग की बातें हैं। इसके बाद में तीसरा जो आता है वो पूंछ आती है। पूंछ शुक्राणु एक कसाबी है, मोनोफ्लेजेट है, इसलिए इस भाग को हम पूंछ कहते हैं। पूंछ का निर्माण दूरस्थ तारक केंद्र के द्वारा किया गया। जब शुक्राणु तरल माध्यम में गमन करता है तो वो पूंछ की सहायता से गमन करता है। तो पूंछ का मुख्य कार्य क्या हुआ? शुक्राणु का तरल माध्यम में गमन करना। इस प्रकार ये जो संरचना है वो इस शुक्राणु की संरचना है, जिसको रफ कॉपी के अंदर अच्छी तरह से डायग्राम बनाइए, साफ और सुथरा, और उसका एक ही लाइन में उसका नामांकित कीजिए और दूसरी साइड में इसके तीनों भागों को अंकित करना है। एक बार फिर देखिए, ये जो शुक्राणु है वो अगतिशील है। गलत बोल दिया ना मैंने? ये शुक्राणु गतिशील है, अगुणित है और पूंछ युक्त है। ये इसकी विशेषता है। अगुणित क्यों है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 46 होती है। कितनी होती है? 2n बराबर 46। तो n बराबर कितनी होगी? 46/2, n बराबर 23। तो नर युग्मक के अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या n बराबर 23 होती है और मादा युग्मक में भी गुणसूत्रों की संख्या n बराबर 23 होती है। यदि हम अंडाणु की बात करते हैं तो वो भी अगुणित होता है। अंडाणु अगुणित होता है और अगतिशील होता है, ठीक है ना, उसकी विशेषता अलग है। जबकि शुक्राणु गतिशील है, अगुणित है और कसाबी है। ये तीन बातें मुख्य हैं इसकी। तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 23 है, n बराबर। तो ये कैसा है? अगुणित। ये 2n है, ये डिप्लॉइड है, द्विगुणित है। n है, ये हैप्लॉइड है, अगुणित है। तो नर युग्मक n बराबर 23 अर्थात अगुणित और मादा युग्मक भी n बराबर 23 अर्थात अगुणित। जब n और n दोनों के बीच में निषेचन क्रिया होती है, दोनों का केंद्रक संलयित होते हैं, तो संरचना कैसे बनती है? 2n, ठीक है ना। और 2n बराबर कितने गुणसूत्र आते हैं? 46। तो एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। जब जाइगोट बनता है तो 23 गुणसूत्र नर युग्मक से प्राप्त हो गए और 23 गुणसूत्र मादा युग्मक से प्राप्त हो गए। इस प्रकार 2n बराबर 46 ये संरचना बनती है। तो आज का जो ये टॉपिक है वो केवल और केवल छोटा सा टॉपिक है, जिसके अंदर हमने युग्मक की बात की, नर युग्मक और मादा युग्मक की बात हम नेक्स्ट करेंगे। और नर युग्मक के अंदर हमने एक शुक्राणु की आकृति को बताया है और इसकी जो मुख्य मुख्य बातें आपको याद करनी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर ऊपरी जो पार्ट है एक्रोसोम गोल्जी का है,
यहाँ पर स्पर्म लाइसिन एंजाइम का स्राव होता है। जो ये बातें हम निषेचन में फिर पढ़ेंगे। इसके अग्रभाग से स्पर्म लाइसिन एंजाइम का स्राव होता है। ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम जब अंडा से टकराता है, अंडा से क्रिया करता है, तो अंडाणु झिल्ली को गलाने का कार्य स्पर्म लाइसिन करता है। तो ध्यान दीजिए, स्पर्म लाइसिन का मुख्य कार्य क्या हुआ? अंडाणु की झिल्ली को गलाना, और यहाँ पर एक रास्ता बन जाता है जिसके कारण ये शुक्राणु प्रवेश कर जाता है और दोनों का केंद्र यहाँ पर फ्यूजिस हो जाता है। ये बात निषेचन में करेंगे। यहाँ पर केवल और केवल शुक्राणु का नामक चित्र, उसके 3 भाग और तीनों भागों की मुख्य मुख्य बातें आपको याद करनी है, ठीक है। और जो समस्या आप लोगों को आ रही है वीडियो देखने के दौरान, या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अभी मैं 3, 4, 5 जो लेसन के अंदर टॉपिक बताए वो बच्चों की रिक्वायर्ड के अनुसार मैंने बताए। और जहाँ पर भी दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप पर लिखो या फ़ोन करके बताओ, उसके हिसाब से हम आपको हेल्प करने के लिए बराबर तैयार हैं। लेकिन आप अपनी पढ़ाई में किसी प्रकार से लापरवाही नहीं बरतनी है। और जिन विद्यार्थियों को गुरुकुल स्कूल की आईडी का पता नहीं है, कि पहले ऐप में जाओगे और ऐप पे जाकर के आप गूगल क्लासरूम लगाओगे और फिर आपको जो आईडी दे रखी है उसको आप लगाकर उसको ज्वाइन नाउ, तो आपका ये ऐप खुल जाएगा। और अपने जितने भी साथी हैं उन साथियों को, अपने क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनको सबको आप एक दूसरे को बताते रहेंगे, ताकि सभी विद्यार्थी इसमें जुड़ जाएं और जो समय आपके पास और हमारे पास चल रहा है उसका हम सदुपयोग उठा सकें। और गुरुकुल परिवार सदैव विद्यार्थी हित में कार्य कर रहा है और सदैव प्रयासरत है, किसी प्रकार की कमी नहीं आने देगा। धन्यवाद।